हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। आज हम क्लास 10th के केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। Now, first thing, always remember whenever you are trying to do any question or solving any question, please read the question very carefully. अगर यहीं पे आप इनकरेक्ट की जगह करेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर कर दोगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। सो प्लीज रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द रिएक्शन इज, यहाँ पर लेड ऑक्साइड दे रखा है, कार्बन है और लेड ऑक्साइड जो है वो लेड में चेंज हो गया एंड कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। अगर मैं इस रिएक्शन को पढ़ूं तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है एंड जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो रिड्यूस क्या हुआ है? लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है एंड ऑक्सीडाइज क्या हुआ है? कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। क्वेश्चन क्या है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन हो रहा है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड लेड ऑक्साइड is getting reduced, this statement is also correct. Now let's see the options. तो मेरे पास ऑप्शन है A and B, A and C, A, B, C and all। हमें पता है A and B जो है वो इनकरेक्ट है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? A and B। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दे रखी है एंड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दैट द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ। नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पर जो है, जो हमारा आयरन ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो गया, मतलब आयरन जो है वो रिप्लेस हो गया एंड आयरन आ गया। और इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now let's see the third question. What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Take the correct answer. Now इसमें क्या होगा? Let's see. तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन देखेंगे। तो इक्वेशन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हमने एंड हमने आयरन फिलिंग्स के लिए आयरन लिखा। जब हमने इस रिएक्शन को किया तो क्या हुआ? यहाँ पर आयरन आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिला है? यहाँ पे हमें मिला है आयरन क्लोराइड और हमें मिला है हाइड्रोजन गैस। मतलब जब हम ये पर्टिकुलर रिएक्शन करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा एंड आयरन क्लोराइड मिलेगा। दैट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है दैट इज क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, ऐसा भी कुछ नहीं है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा भी कुछ नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now, what is a balanced chemical equation? Why should chemical equations be balanced? Balanced chemical equation क्या होती है? When the number of atoms on the reactant and the product sides are equal. मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ये एरो होता है, इस एरो के जो LHS साइड होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो RHS साइड होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब नंबर ऑफ एटम्स हम रिएक्टेंट साइड्स एंड प्रोडक्ट साइड्स इक्वल कर देते हैं तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस्ड हो जाती है। वो क्या होती है? बैलेंस्ड। एंड दिस इज द डिफाइन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? तो इसका आंसर होगा बिकॉज केमिकल इक्वेशन शुड फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये लॉ हमारे पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस
हमारे नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, बिकॉज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो हमेशा इस पर्टिकुलर लॉ को हमारी केमिकल इक्वेशंस फुलफिल करेगी। नाउ translate the following statements into chemical equations and then balance them. So the first question is, hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे? हाइड्रोजन गैस कैसे लिखते हैं? H2। इसने कंबाइन किसके साथ किया है? नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन कैसे लिखेंगे? N2। एंड हमें मिला क्या? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे? हमें दिख रहा है यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, बट यहाँ हाइड्रोजन 3 है। कैन आई से दैट कि यहाँ मैं 2 लगा दूं और यहाँ मैं 3 लगा दूं, क्योंकि 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 2 6, और नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन 2 है, तो मतलब फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. Now hydrogen sulfide gas का फॉर्मूला क्या होगा? H2S। इसे एयर में बर्न कर रहे हैं, जब भी एयर लिखा हो दैट मीन्स ऑक्सीजन है हमारी। इससे हमें क्या मिलेगा? H2O मिलेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। अब अगर हम देखें तो H2 जो है वो 2 है, परफेक्ट। सल्फर जो है वो 1 है, परफेक्ट। ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। अब इसको किस तरीके से हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी दैट इज H2SO2 gives me what? H2O plus SO2। नाउ हम यहाँ पर क्या करते थे? हम टेबल बनाते थे, तो मेरे पास H है, S है और O है। ये हमारा रिएक्टेंट साइड होगा, या हम LHS लिख देंगे, और ये मेरा RHS साइड होगा या फिर प्रोडक्ट साइड होगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। बिकॉज वी नो दैट ऑक्सीजन की वजह से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 3 है, तो अब करेंगे क्या हम? अगर हम LHS में 3 मल्टीप्लाई कर दें और RHS में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। अब इसे बनाएंगे कैसे 6? यहाँ पर हम 3O2 कर देंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ हम कर देंगे 2, बिकॉज 2 ऑक्सीजन, और बिकॉज ये तो 2 ऑलरेडी है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 और लगा दूंगी तो ये 2 + 4 हमें 6 दे देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो मेरा हाइड्रोजन है वो कितना है? 4 हो गया। यहाँ 2 है बट सल्फर 2 है, तो मतलब अगर मैं यहाँ 2 लगा दूंगी तो मेरे सल्फर 2 एंड हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे कर देंगे। अगर आप ये जैसे 6 मैंने इस तरीके से डिवाइड किया, अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी बैलेंस करने में। नाउ हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज this. Now let's see the next question, that is barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate. ना ये हमने ऑलरेडी किया भी था अगर आपको याद हो तो। Now barium chloride क्या होता है? Barium chloride and aluminium sulfate gives us aluminium chloride and BaSO4। इसको अब हम बैलेंस कैसे करेंगे? हमें पता है मेरे पास है बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, ये है मेरे पास एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो LHS एंड RHS। तो LHS में बेरियम कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 2। एल्यूमिनियम कितना है? 2। सल्फर कितना है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे सल्फर मेरे पास 3 है और ऑक्सीजन मेरे पास 12 है। हमारे RHS में जो बेरियम है वो कितने हैं? 1। क्लोरीन कितना है? 3 एंड सल्फेट कितना है? 1। ऑक्सीजन 4 एंड एल्यूमिनियम 1। अब हमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये वाला, तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं। 4 × 3 12। नाउ हमारा ऑक्सीजन है कहाँ पर? यहाँ पर है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मेरा 12 बन जाएगा। लेकिन अब मेरा जो बेरियम है वो 3 हो गया है, एंड जो मेरा सल्फेट है वो भी 3 हो गया है। बट सल्फेट तो 3 चाहिए था, मतलब ये भी हो गया हमारा। बेरियम जो है, बेरियम के लिए हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो मेरा बेरियम भी हो गया। नाउ व्हाट, अब देखते हैं हम यहाँ पर। बेरियम हमारा हो गया, क्लोरीन जो है अब हमारे 6 है, एंड यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 3 है, तो इसलिए हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये भी 6 हो जाएगा। एंड एल्यूमिनियम यहाँ 2 है और यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 है, तो मतलब हमने सारे अपने परफेक्टली बैलेंस कर लिए हैं। सो वापस चलते हैं एंड लेट्स सी द आंसर। सो दिस वाज द आंसर, 3BaCl2 and Al2SO4 3 and 2AlCl3 3BaSO4. Now the last question is, potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. Now let's solve this. तो मैंने क्या बोला, potassium metal, water, and now हमें क्या मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हम देखें, पोटेशियम एकदम इक्वल है, हाइड्रोजन यहाँ पर जो है 2 है और यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम अगेन वही तरीका अपनाएंगे, दैट मैं यहाँ पर 2 × 2 4 कर दूंगी, दैट मीन्स यहाँ 4, एंड इसे भी अब हम 4 बनाएंगे। तो इसे 4 कैसे बनाएंगे, तो इसे 4 बनाना वेरी सिंपल, यहाँ 2 लगाएंगे, तो ये जो है 2 + 2 हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी हम 2H2O कर देंगे, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 कर दिया अभी हमने। नाउ पोटेशियम 2 है और यहाँ 2 सिंपल हम लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, 2K + 2H2O प्लस इज गिविंग अस 2KOH + H2। सो मतलब दिस इज माय फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। नाउ इसमें हमें पर्टिकुलरली बैलेंस करना है। अब हमें बैलेंस बहुत अच्छे से आ गया, तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सो HNO3, यहाँ पर H कितने हैं, 3H है, और यहाँ कितने हैं, 2H है। तो कैसे चेंज करेंगे, अगेन वही करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, तो H जो है वो तो हमारे प्रॉपरली बैलेंस हो गए। एंड इसके अलावा जब हम देखेंगे तो बाकी सब बैलेंस है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 7 8, और यहाँ कितने हैं, 6 and 7 8, और कैल्शियम कितना है, 1। तो मतलब हमारा ये बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मेरे पास है सोडियम, यहाँ 2 सोडियम है, तो मतलब इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, NaOH + H2SO4 गिविंग मी Na2SO4 + H2O। तो इसको बैलेंस करना सीखते हैं। तो ये क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, LHS और RHS। नाउ LHS में नाइट्रोजन, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1 एंड 4 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और सल्फर कितना है, 1। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो सोडियम कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 5। ऑक्सीजन तो हमारा इक्वल है, तो अब हम हाइड्रोजन के साथ डील करेंगे। तो हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे, इसे 4 बना देते हैं, इसको भी 4 बना देते हैं। तो यहाँ सिंपली 2 लगाया, इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया, सब कुछ बैलेंस हो गया। यू कैन सी दैट। नाउ द आंसर इज 2NaOH
plus H2SO4 giving me Na2SO4 plus 2H2O. Now the next question, NaCl, Na जो है वो हमारा बैलेंस है, Cl हमारा बैलेंस है, Ag हमारा बैलेंस है, NO3 हमारा बैलेंस है, तो मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। Now BaCl2 plus H2SO4, Ba अगर देखूं तो मैं बैलेंस है, क्लोरीन हमारा बैलेंस नहीं है, H हमारा बैलेंस नहीं है, SO4 हमारा बैलेंस है। तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो है हम 2 लगा देंगे, तो मतलब यहाँ मेरा लग गया 2। Now let's see the next question. Write the balanced chemical equations for the following reactions. So the first equation is calcium hydroxide, यहाँ पर क्या कर रही है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस is giving me calcium carbonate plus water. Now calcium hydroxide को हम लिखते हैं इस तरीके से, इसके बाद हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। नाउ अगर हम देखें तो कैल्शियम जो है वो बैलेंस है, इसके बाद कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 है एंड ऑक्सीजन 4 है। क्या ये पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है? सो यस, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, क्या होगा AgNO3 गिविंग मी व्हाट, जिंक नाइट्रेट, इसको हम लिखेंगे ऐसे एंड Ag, तो Ag हमारा बैलेंस है, NO3 यहाँ पर 2 है बट यहाँ NO3 1 है, तो अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको बहुत सिंपली बैलेंस कर देंगे, यहाँ 2 लगाएंगे एंड यहाँ पर 2 लगाएंगे बिकॉज Ag जो है वो 2 हो गया है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये। Now let's see the next question, aluminium plus copper chloride. So aluminium plus copper chloride gives me AlCl3 plus copper. Now copper सेम है, क्लोरीन जो है यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो मतलब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा तो ये 6 बन जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा तो ये 6 बन जाएगा, और कॉपर जो है यहाँ 3 हो गए तो सिंपली यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, तो इस तरीके से हमने इसे बैलेंस कर दिया। तो हम फाइनल आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2Al plus 3CuCl3 gives us 2AlCl3 plus 3Cu. Now barium chloride plus potassium sulfate gives us barium sulfate plus potassium chloride. तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, दैट इज बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड हमारा पोटेशियम क्लोराइड, एंड बिकॉज यहाँ K जो है वो 2 है और यहाँ Cl2 है, इसको बहुत सिंपली हम बैलेंस कर देंगे यहाँ पर सिंपली 2 लगा के। Now write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. यहाँ पर मैं आपको वापस से केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके नहीं दिखाऊंगी, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं, अब हम टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो ये हमारी बैलेंस करके आ जाएगी, और ये कौन सी रिएक्शन है इसको ध्यान से देखें हम, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड, और KBr KI बन गया, Bi2 BaBr2 बन गया। What does that mean? That means double displacement. Simple. Now next question, हमारी इस टाइप की इक्वेशन बनेगी, एंड आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है और हमें प्रोडक्ट के साइड में काफी सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब एक तरीके से 2 ट्राई हमारा रिएक्टेंट, सो दैट मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा है हमारे रिएक्शन, तो ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, मतलब हमारे जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से देखना है क्या हो रहा है, Mg है और HCl है, ये MgCl2 बन गया और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, दैट मीन्स ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है।
Now, why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write the equation for these reactions. ऐसा क्यों होता है कि हम decomposition reactions को opposite बोलते हैं combination reaction के? Now, decomposition reaction में क्या होता है? एक single reactant होता है, वो multiple products में broke down हो जाता है. एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? यहां पर मेरे पास 2 और मोर रिएक्टेंट होते हैं जो हम एक सिंगल प्रोडक्ट बना के देते हैं. सो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये हमारी हो गई डिकम्पोजिशन, ये हो गई कॉम्बिनेशन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैन आई से दैट कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं. Whereas in case of decomposition reaction एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है. इस वजह से हम decomposition reaction को उल्टा बोलते हैं combination reaction के. Now write equations for these reactions. मतलब अब हमें equations बनानी है ताकि हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, decomposition reaction को थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कर पाए. तो decomposition के लिए एग्जाम्पल क्या क्या होगा? हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, जैसे कि AgCl का हमने पढ़ा था कि सनलाइट में वो हमें क्या देता है? Ag प्लस Cl2. यहां पर आप इसके सिंबल्स ध्यान से लगाना, भूलना नहीं बिल्कुल भी. नाउ इसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? NaCl अंडर इलेक्ट्रिसिटी gives me 2Na plus Cl2. एंड अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स थे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2. तो इस तरीके से हमने अपने एग्जाम्पल्स भी देख लिए. अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. मतलब यहाँ पे मुझे एक एक एग्जाम्पल देने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, जहां पे या तो हीट यूज हो रही है, या लाइट यूज हो रही है, या इलेक्ट्रिसिटी. तो ये लाइट का एग्जाम्पल था, ये इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल था. एक एग्जाम्पल हम फटाफट से देख लेते हैं इसी का हीट के लिए. तो हीट के केस में हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था? याद करो कौन सा एग्जाम्पल हमने हीट के केस में पढ़ा था. तो हीट के केस में हमने अपना बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था जो कि हमारा लाइमस्टोन से रिलेटेड था. तो यहाँ पे हमने क्या किया था? कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन किया था एंड उससे हमें मिला था दिस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल्स हो गए सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ what is the difference between displacement and double displacement reactions? Write equation for these reactions. Now हमें पता है displacement में क्या होता है. Let's see. Displacement में single element displace होता है, whereas double displacement में हमारे दो एलिमेंट्स, मतलब दोनों रिएक्टेंट के एलिमेंट्स डिस्प्लेस होते हैं. नाउ अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे हमारे पास? कॉपर AgNO3 gives me CuNO3 that means कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर. इसको आपको बैलेंस डेफिनेटली करना है और इसके अंदर सिंबल्स भी लगाने हैं ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे. डू रिमेम्बर दैट. और इसको बैलेंस करके हमेशा लिखना है, इसको अनबैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अदरवाइज आपके काफी मार्क्स कट सकते हैं एंड ये आपको बिल्कुल रिस्क लेना नहीं है. तो यहाँ 2Ag आ जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा 2AgNO3. तो आप देख सकते हो यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं. अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स देखें तो Na2SO4 इन aqueous, बेरियम क्लोराइड in aqueous
gives us barium sulfate solid and 2 NaCl aqueous. हमेशा हर रिएक्शन को, चाहे आप उसे एज अ एग्जाम्पल लिख रहे हो, कैसे भी लिख रहे हो, प्लीज उनके ये सिंबल्स या फिर उनको बैलेंस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. Now, यही रिएक्शन है कि कॉपर हमने लिया, AgNO3 लिया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, दैट मीन्स एक्वस. तो in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement of copper metal. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया कॉपर मेटल का एंड हमें मिल गया सिल्वर. तो ये हमारी रिएक्शन हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड और यहाँ आ जाएगा एक्वस. तो ये हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स. हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है. वापस से रिमाइंड करने के लिए, आपने ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी, Na2SO4 प्लस BaCl2, दोनों ही हमारे एक्वस थे और इससे हमें मिलता था BaSO4 सॉलिड में एंड हमें मिला था 2 NaCl एक्वस फॉर्म में. नाउ वी नो दैट ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में, एंड इस रिएक्शन में ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड क्या था? प्रेसिपिटेट था, क्योंकि ये नीचे सेटल डाउन हो गया था. ये क्या हो गया था? नीचे सेटल डाउन हो गया था. तो जब भी हम किसी दो सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हैं जिसके अंदर सॉल्युबल सॉल्ट होती है, सो व्हेन वी कंबाइन टू सॉल्ट्स कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकन प्लेस एंड ऐसा एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है हमारे वाटर के अंदर, एंड देन इट सेटल डाउन एट द बॉटम, and we call this particular insoluble compound precipitate, and this solid is known as precipitate. and इस particular reaction को, जिसके अंदर हमारा precipitate बनता है, उस reaction को हम क्या कहते हैं? precipitation reaction. और हमें एग्जाम्पल भी देना था, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया है. Now explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples each. अगर आप देखो, आप हर जगह ये नोटिस करोगे कि आपसे एग्जाम्पल्स तो मांग ही रहा है, तो आपको डेफिनेटली खुद से भी एग्जाम्पल लिख ही देना है. ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन. और रिडक्शन के केस में क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. और अगर हम एग्जाम्पल्स लिखें तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था दैट कॉपर में ऑक्सीजन ऐड करते थे तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बन जाता था. तो अगर मैं देखूं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है हमारा कंपाउंड. और एक एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो. इन दोनों ही रिएक्शन को आप बैलेंस डेफिनेटली कर लेना. एंड नाउ रिडक्शन. रिडक्शन हमने इसी का अपोजिट देखा था. CuO में हम जब हाइड्रोजन गैस डालते थे तो हमें मिलता था कॉपर एंड वाटर. एंड सेकेंड रिएक्शन हम लेड ऑक्साइड की देख सकते हैं. यहाँ पे हमें मिलता है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये वही रिएक्शन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का. तो ऐसा नहीं है आपको बहुत सारी रिएक्शंस मतलब खुद से बनानी पड़ेंगी. आप काफी सारे एग्जांपल्स देखोगे, खुद के जो क्वेश्चंस पूछे हो आप वहां से भी निकाल सकते हो, आपको आराम से एग्जांपल्स मिल जाते हैं. बट इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिएक्शंस याद करो, क्योंकि अगर आपको रिएक्शंस याद नहीं होंगी तो आप एग्जाम्पल्स नहीं लिख पाओगे. A shiny brown colored element X on heating in air becomes black. ये हमने
पढ़ा था। ये कौन सी रिएक्शन थी? जब कॉपर को हमने ऑक्सीजन से पास किया था एंड हमें मिला था कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड क्या था? कॉपर ऑक्साइड हमारा ब्लैक कलर का था, तो शाइनी ब्राउन कलर का कॉपर था। तो यहाँ पर X क्या हो जाएगा? ये in air becomes black in color, name the element X and the black colored compound। तो आप ये बता दोगे एलिमेंट X आपका ये है और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड आपका कॉपर ऑक्साइड है। नाउ व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? हम आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों लगाते हैं? अच्छा, जब आयरन का कॉन्सेप्ट आया तो हमने आयरन से रिलेटेड इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? कोरोजन। हमने इसके कॉन्सेप्ट में ये चीज नहीं पढ़ी थी, बट क्योंकि हमने पढ़ा था कि आयरन जो है वो कोरोड हो जाता है, मतलब उसके अंदर कोरोजन का प्रोसेस होता है, मतलब उसके अंदर रस्टिंग होती है। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हमारा आयरन जो है वो खराब ना हो जाए। आप खुद सोचो, जितने सारे ब्रिजेस बनते हैं सब आयरन के बनते हैं, अगर ये इतनी जल्दी खराब हो जाएंगे तो हमारी कितनी ज्यादा कॉस्टिंग पड़ेगी, कितना ज्यादा हमारा पैसा इन चीजों पे वेस्ट होगा। इस वजह से हम पेंट अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें कुछ तो प्रिवेंशन ढूंढना पड़ेगा ना, ताकि कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सके। तो आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट इसीलिए लगाते हैं ताकि हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सके। अगर हम इन पे पेंट नहीं करते तो क्या होता है? कोरोजन का प्रोसेस आप डिफाइन करोगे दैट मेटल जो है वो किससे कांटेक्ट में आता है? ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर से कांटेक्ट में आता है, एंड इस पूरे प्रोसेस की वजह से हमारी रस्टिंग होना शुरू हो जाती है, कोरोजन होना शुरू हो जाता है, एंड कोरोजन की वजह से हमारा पूरा आयरन खराब हो जाता है। तो जब हम पेंट लगाते हैं तो हमारा जो सरफेस है इट कैन नॉट कम विद कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर, एंड इसकी वजह से रस्टिंग प्रिवेंट होती है। सबसे पहले आप बताओगे कोरोजन होता किस वजह से, या रस्टिंग होती किस वजह से? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि हमारा सरफेस ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब हम पेंट क्यों लगाते हैं? सो दैट इट डज नॉट कम in contact with moisture and oxygen, या फिर एयर भी आप लिख सकते हो, which prevents rusting। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। Now let's see the next question. Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen। हम क्यों डालते हैं नाइट्रोजन? so that rancidity को हम प्रिवेंट कर पाए। ये भी हमने क्लास में कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि रैंसिडिटी से क्या होता है। जब हमारा ऑयल और फैट जो है वो ऑक्सीजन के उसमें आता है, कांटेक्ट में आता है, तो जैसे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है उसका टेस्ट एंड स्मेल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बिकॉज वो ऑक्साइड हो जाता है। बेसिकली हमारा जो ऑयल या फैट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बहुत ही अजीब सी स्मेल और अजीब सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। अब हम स्पेशली नाइट्रोजन ही क्यों डालते हैं? आपने देखा होगा ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, मतलब चिप्स वगैरह अगर आपने देखे हो तो चिप्स जो है वो ऑयल एंड फैट में ही तले जाते हैं, फ्राई किए जाते हैं, इस वजह से वो भी एक ऑयल एंड फूड कंटेनिंग फूड आइटम्स ही है। नाउ उसके अंदर हम नाइट्रोजन, जो गैस फिल होती है उसके अंदर वो ऑक्सीजन नहीं होती है, उसके अंदर वो नाइट्रोजन फिल होती है। क्यों फिल होती है? बिकॉज नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है। वो क्या है? एक अनरिएक्टिव गैस। ये एक अनरिएक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो फैट या ऑयल है वो नहीं रिएक्ट करवा पाता अपने आप को ऑक्सीजन से, एंड इसकी वजह से हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर पाते हैं। Now the next question is explain the following terms with one example each: corrosion and rancidity। Now ये हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। कोरोजन में आप आयरन का एग्जांपल दे सकते हो और रेंसिडिटी में आप फैट एंड ऑयल को डिफाइन कर सकते हो, कैसे फैट एंड ऑयल किससे ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा क्या कंपाउंड बनता है, एंड उसके वजह से क्या स्मेल हो जाती है और क्या टेस्ट हो जाती है, ये आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड विद दिस हमने पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं। अब आपका काम है इन सारे क्वेश्चंस को वापस से लिखकर प्रैक्टिस करना, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना, एंड
प्लीज इस चैप्टर में आपको ये हमेशा याद रखना है कि इस चैप्टर में इक्वेशंस एंड रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप रिएक्शंस नहीं याद करो। अब जब आप बहुत बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको रिएक्शंस अच्छे से याद हो जाएंगी, बट आपको शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना है, आपको याद करनी ही पड़ेंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।